हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। आप सबको यहाँ पर भूगोल की अगली क्लास दिख रही है सामने। और भूगोल की अगली क्लास देने से पहले हम ये बात करेंगे कि आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी गई है भूगोल की। अभी तक जितनी भी क्लासें ली गई उसमें 2-3 क्लास लास्ट की नहीं ऐड की गई, बाकी सारी की सारी क्लासें आपकी वहाँ पर ऐड हैं। आप प्लेलिस्ट पर शुरू से लेकर अभी तक की 2-3 क्लास छोड़कर सारी ऐड हैं, आप देख सकते हैं। कल मैंने आपको तिलहन पढ़ाया था जो कृषि के सापेक्ष काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तिलहन दलहन। तो आज हम लोग दलहन की बात करेंगे और बहुत छोटा लेक्चर रहेगा ताकि आप लोग मतलब ज़्यादा देखें। छोटे लेक्चर होते हैं तो लोगों को पसंद भी आता है देखना। तो आगे आज हम बात करेंगे आपकी दलहन की, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे बोर्ड पर कि दलहन की बात करेंगे आज हम लोग। किसकी बात करेंगे? दलहन की। तो यहाँ पर दलहन की फसलें, जैसे आपको दिख रहा है हेडिंग में कि दलहन की फसलें। तो दलहन की आज हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दलहन की। तो इसमें सबसे पहले मोटा मोटा हम लोग ये देखते हैं कि भारत में वर्ष में मुख्यतः तीन फसलें पैदा की जाती हैं। अब वो तीन फसलें ऐसी हैं जो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो इन फसलों के बारे में सुन रखा होगा। इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको समझाने में ज़्यादा आसानी हो। तो जब ये तीन, तो पहली फसल आपकी आती है रबी की फसल। कौन सी फसल आती है आपकी? रबी की फसल आती है। ये फसल सामान्यतः आपके अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई, लगभग अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे आपका गेहूँ, आप गेहूँ मई लास्ट अप्रैल से शुरू हो जाता है करना, पूरी मई लगभग कटता रहता है। परंतु कहीं कहीं गेहूँ की जैसे अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही बुआई हो गई इसकी, तो मार्च, जो आपका मार्च लास्ट है वहाँ तक जाते जाते कटाई शुरू हो जाती है। होली के बाद से आपकी लगभग गेहूं पकना शुरू हो जाते हैं, फिर उनका कटने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। तो इसमें जो प्रमुख फसलें हैं कि इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी आएंगी, तो आपकी गेहूं आती है, आपका जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, राई आता है, और इसमें एक और लिख लीजिएगा, और आलू भी आपकी रबी की फसल है। क्या? आलू भी आपकी रबी की फसल है। तो आप क्या याद करेंगे? आलू, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई और आलू। तो इसमें क्या आ गया आपका? देखिए गेहूं खाने वाला भी आ गया है, सारी सामान ये क्योंकि खाने की ही सामान है। तो गेहूं भी है आपका इसमें, देखो मतलब गेहूं भी है, चना भी है, मटर भी है और आलू भी है। मतलब अगर रोटी आपको खानी है तो किससे खाएंगे? ये तो अब इनसे क्या, जौ के आटे से और गेहूं के आटे से रोटियां बन सकती, चने के आटे से रोटी। चना एक ऐसा मतलब आपका आहार है, इसके कई मतलब आप कई रेसिपी बना सकते हैं आप। जैसे इसका चने का आटा भी खाते हैं, चने की दाल भी बनती है, चने से ही बेसन प्रयोग में आता है। और चना जैसे लोग नॉर्मली भी ऐसे सामान्यतः रोजमर्रा में भी चने का प्रयोग आप भिगो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चने को ये एक ऐसी फसल है जिसे कई बार उपयोग, मतलब कई उसमें उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया दाल हो गया, आपका मटर है, मटर का भी आप दाल बना सकते हैं। सरसों आपका तिलहन में आता है, राई भी आपका तिलहन में ही आएगा, आदि, और आलू। फिर आपकी बात होती है रबी की, खरीफ की फसल की, ठीक है ना। किसकी? खरीफ की फसल की। ये जो फसल है ये वर्षा काल की फसल है। मतलब इसमें अगर वर्षा हो रही है तो और बेहतर तरीके से ये फसल उगाई जाती है। जो जुलाई अगर आप जुलाई देख रहे हैं तो जुलाई में क्या होती है? वर्षा होती है, क्योंकि आपका मानसून भारत में जून में प्रवेश कर जाता है। तो जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। आपकी ये अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, लेकिन ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आपका? जैसे चावल को आप यहाँ पर धान भी कह सकते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सन की रस्सी भी बनती है, सन, तंबाकू आदि आपकी खरीफ की फसल में आती है, ठीक है।
किस में आती है? खरीफ की फसल में आती है। तो इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? आपका चावल इम्पोर्टेंट है, बाजरा और ज्वार इम्पोर्टेंट है, मूंगफली आपकी इम्पोर्टेंट है, कपास इम्पोर्टेंट है, मक्का भी आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट है। सन तंबाकू आप याद भी रखेंगे तब भी चल सकता है, इतने इसमें प्रश्न नहीं पूछे गए जितने इन सब में प्रश्न पूछे गए। ये आपके मोटे अनाज है, तो मोटे अनाज आप याद रखेंगे कि मोटे अनाज जो है वो आपकी खरीफ की फसल में ज्यादातर उगाए जाते हैं। जैसे ज्वार आपका मोटा है, मक्का, बाजरा, ये सारे आपके मोटे अनाज में माने जाते हैं। उसके बाद अगला जो आता है आपका जायद की फसल। और जायद की फसल, ये फसल रबी और खरीफ के मध्यवर्ती मतलब बीच में बोई जाती है। जैसे रबी की फसल कट गई तब आपकी जायद की फसल बोई जाएगी, और खरीफ की फसल बोने से पहले इसे काट लिया जाता है। ये फसल मुख्यतः 1.5 से जैसे 2 से 2.5 महीने की ही होती है, मध्यवर्ती काल में पैदा की जाती है, जिस अर्थात मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। ठीक है ना, मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। फिर आपका है कि जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। तो इनके मध्य क्या बचता है? मार्च में बोई जाती है, मतलब अप्रैल में कट गई तो मार्च में बो दी गई और जून में काटी जाती है, और यहाँ पर जुलाई में बोई जाती है। तो उसके पहले ये काट ली जाती है। ठीक है ना, उसके पहले क्या है? काट ली जाती है। अब इसमें क्या आएगा? प्रमुख फसलों में क्या आएंगी? तो इसमें सब्जियां आती हैं आपकी, क्या आएंगी? सब्जियां आएंगी। तरबूज आता है, खरबूज आता है आपका, खीरा आता है, ककड़ी आता है। अब तो खीरा जो है आपका वो क्या है? एक मौसमी हो गया है। जायद की फसल में तो उगाया ही जाता, आप 12 मासी भी खीरा देखते हैं। आप सब्जी की दुकान पर जब भी जाएंगे तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? खीरा जरूर उपलब्ध मिलता है, 12 माह आपको खीरा मिलता है। ठीक है ना, तो खीरे की कई प्रजातियां हैं, तो इसलिए खीरा समय समय पर उगाया जाता है। अब यहाँ पर मुख्य बात आपकी क्या हो रही थी? दलहन की। क्या? दलहन की मुख्य बातें हो रही थी। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी मुख्य दालें या दलहन उगाई जाती है। तो आपका उड़द हो गया। उड़द 2 प्रकार की है, मतलब एक उड़द आपकी खरीफ की फसल में उगाई जाती है और एक उड़द आपकी जायद की फसल में भी उगाई जाती है। ठीक है ना, जायद की फसल में। तो उड़द हो गया, चना हो गया आपका, मसूर हो गया, मटर हो गया। ये आपका लेटेस्ट डाटा के अनुसार है, मतलब जो आपकी लेटेस्ट डाटा आपका मिनरल वाटर्स का आता है, उसके अनुसार ये रबी की फसल में ये उड़द मतलब दलहन की फसलें आती हैं। उसके बाद खरीफ की फसल में आपका सोयाबीन आता है, सोयाबीन, मूंग आती है आपकी, अरहर आती है, लोबिया आती है। लोबिया आप लोग जान ही रहे होंगे, जैसे मूंग उड़द की दाल होती है वैसे लोबिया की भी दाल होती है। और उसके बाद जो जायद की फसल है वहाँ पर आपकी मूंग, देखिए यहाँ पर भी मूंग है और यहाँ पर भी मूंग है। तो मूंग इसमें भी बोई जाती है और इसमें भी बोई जाती है। मूंग की जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों की, जैसे आप जल्दी बो देंगे तो खरीफ में आ गया, थोड़ा लेट बोए तो वो आपका जायद फसल में आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बात खत्म करते हैं और आगे बात करते हैं किसकी? दलहन की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दलहन का है। तो यहाँ से केवल इसको साफ करके हम आज दलहन के विषय में बात करेंगे। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, बस 10-15-20 मिनट का आज का आपका लेक्चर होगा। तो दलहन की आज हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दलहन जो मेन है वो भारत में मुख्यतः पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, और लगभग आपका कितना 33% यहाँ भारत में दलहन पाई जाती है। विश्व के अनुसार विश्व में 33% सिर्फ दलहन भारत में पाई जाती है। ठीक है ना, कितना पाया जाता है? 33%। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन भी है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हैं। क्या है? उपभोक्ता भी हैं। तो दाल सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे देश में उत्पादन हो रहा है दाल का, तो हमें निर्यात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन भी है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है। फिर इसी कारण, क्योंकि जितनी उत्पादन होती है उससे ज़्यादा यहाँ खपत हो जाती है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी कहने का मतलब कि जैसे 10 इंसान है तो 10 इंसान के बीच में 7 लोग शाकाहारी और 3 लोग मांसाहारी। तो खाने वाले 7 लोग तो ज़्यादा हो गए ना, तो क्या खाएंगे? प्रोटीन पाने के लिए दाल से क्या आपको मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है ना, तो दाल से आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है।
तो ये प्रोटीन पाने के लिए लोग दाल का प्रयोग करते हैं। अब उपभोक्ता और उत्पादन दोनों सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत पर है। तो इसलिए यहाँ पर दाल निर्यात न किए जाने के कारण आयात की जाती है, क्योंकि यही सारी खपत हो जाती है, तो दाल हमको आयात करनी पड़ती है कि हमारे देश के लोगों के लिए ही कम ना पड़ जाए। तो दाल क्या करनी पड़ती? आयात करनी पड़ती है, ठीक है ना। देश के मतलब भारत में देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 11% क्षेत्र में दलहन की जाती है। कितने? 11% बोए हुए क्षेत्र या जुते हुए क्षेत्र, बोए हुए क्षेत्र में 11% दलहन मतलब बोई जाती है। आपकी क्या बोई जाती है? 11% में दलहन बोई जाती है, ठीक है ना। 11% आपकी दलहन बोई जाती है। उसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत में मतलब उत्पादकता और उपभोक्ता सबसे सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ पर आयात किया जाता है क्या? दलहन। आगे भारत में जो दाल है, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, और स्रोत के साथ साथ ये एक फलीदार पौधा है, तो ये एक कुल के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा कुल है? लिग्यूमिनस। ये आप याद रखेंगे, ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लिग्यूमिनस कुल, जैसे हमारा आपका कुल होता है, तो उसी अनुसार दाल का एक कुल है कि इस कुल के अंतर्गत ये दाल आती है। यहाँ पर वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो है, मान लीजिएगा कि ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल से ये क्या लेती हैं? नाइट्रोजन लेती हैं। क्या लेती है? नाइट्रोजन लेती हैं, और फिर इसका क्या करती है? स्त्रीकरण करती हैं, स्त्रीकरण करती हैं। और जो आपकी मिट्टी है, मतलब जो दलहनी फसलें हैं, वो आपका क्या करती है? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती है, और फिर उसका स्त्रीकरण करके हमारी भूमि को उर्वरा शक्ति देती। मतलब जो आपकी खरीफ की फसल के बाद ये बोई जाती है, मैंने बताया। अब आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए, रबी की फसल, यहाँ लिखिएगा दलहन, और यहाँ लिखिएगा खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? अगर रबी के बाद दलहन की फसल की जाती है तो किस लिए की जाती है? ताकि खरीफ की फसल को जब हम बोएं तो उसमें क्या आ जाए? उर्वरा शक्ति आ जाए, ठीक है ना। और नाइट्रोजन से क्या होती है? उर्वरा शक्ति। तो खरीफ की फसल जैसे बो दी गई, तो जितनी भी खेत की उर्वरा शक्ति, वो तो रबी की फसल ले गई ना। उसके बाद क्या किया जाता है? दलहन की फसल की जाती है। दलहन की फसल से आपको क्या मिलती है? उस भूमि को उर्वरा शक्ति मिलती है। जब उस भूमि को उर्वरा शक्ति मिल गई, जब ये कटेगी, तो इसके बाद कौन सी फसल आएगी? तो आपकी खरीफ की फसल आएगी। तो खरीफ की फसल को फिर क्या मिल जाती है? उर्वरा शक्ति मिल जाती है। इसी कारण इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है, और हमारी भूमि जो वो उर्वरा शक्ति से संपूर्ण रहती है। मतलब उसकी उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा खत्म नहीं हो, जितना खत्म होती है उतना ये दलहन नाइट्रोजन वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती हैं, और स्त्रीकरण करके आपकी भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करती रहती है, ठीक है ना। ये एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे मतलब देख लें। उसके आगे है, जैसे मैंने बताया कि ये कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कुल जरूर लिख लीजिएगा। और स्त्रीकरण वाला कि नाइट्रोजन से ये लोग क्या करते हैं? दलहनी फसलें स्त्रीकरण करती हैं, ठीक है। उसे परिवर्तित करके किसमें ले जाती है? उर्वरा शक्ति में ले जाती हैं। अगला आपका फैक्ट है कि दालों का उत्पादन, मतलब भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आपका मध्य प्रदेश में। तो आप लिख लीजिएगा, दालों का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में लगभग 45%। भारत की जितनी भी दालें होती हैं लगभग 45% कहाँ से होती हैं? आपके एमपी से होती हैं, ठीक है ना। कहाँ से होती हैं? आपके एमपी से होती है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? राजस्थान आता है, राजस्थान। फिर उसके बाद आपका यूपी आता है, ठीक। इतने पॉइंट आप लिख लेंगे, बस इतना ही, तीन ही पॉइंट आप लिख लेंगे, बेहतर रहेगा। उसके बाद है भारत में दलहन के अंतर्गत आने वाली फसलें, मैंने जैसे आपको बताया है, चना मटर सरसों, चना मटर दलहन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, उड़द या खेसरी आदि प्रमुख हैं। इनमें से चना मटर मसूर उड़द आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अरहर, जिसे आप तुर कहते हैं, अरहर और मूंग आपके खरीफ के फसल के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, और ये मतलब
प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों को ये जानकारी, एक दो प्रश्न यहाँ से अगर आए तो आप लोग उन्हें कर ले जाएं। उसके बाद है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों दृष्टि से दलहन में चना का उत्पाद मतलब चना प्रथम स्थान पे है। यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं। क्षेत्रफल प्लस उत्पादन में भारत में जो दलहन है तो कौन सा है, चना। अब लोग चना को सोचते हैं कि दूसरे नंबर पे होगी, अरहर पहले नंबर पर होगी, क्योंकि अरहर का प्रयोग लगभग घर घर में रोज होता है। हमारे आपके घर में भी देखेंगे, आप खुद ही ये मतलब सोचेंगे कि चना कैसे हो सकता है, लेकिन चना एक ऐसा मतलब ऐसी फसल है जिसका प्रयोग कई प्रयोग में किया जाता है। जैसे आप रोटी बनाने में, चने का क्या कहते हैं आप, चने का साग बनता है इसके पत्तियों से, चने की सब्जी बनती है, चने आप भिगो के भी खा सकते हैं, चने का बेसन बनता है। तो इस तरह इसका उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत में, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपका चना आता है। अब चना के कौन कौन से उत्पादन राज्य हैं वो देख लीजिए, फिर मैं अरहर का बताती हूँ। तो अरहर मतलब चना, हरियाणा, आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसलगत क्षेत्रों में कमी आई। कहाँ पर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के अंतर्गत यहाँ पर कमी आई है। क्योंकि कमी इसलिए आई क्योंकि इसके स्थान पर क्या बोने जाने लगा, आपका गेहूं बोने जाने लगा। गेहूं की फसल बोई जाने लगी। वर्तमान में देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल पर इनका कितना पॉइंट है, 2.8% पर ही चना बोया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ 11% आपकी क्या होती है, दलहनी फसलें होती हैं, खेती की जाती है। अब दूसरे नंबर पे आपकी क्या आती है, अरहर आती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, तुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुर बोलते हैं। तो अरहर के 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, फिर मसूर के बस। तो ये क्या है, अरहर, जिसे आप कोष्टक में तुर लिख लीजिए, तुर, क्योंकि कभी कभी केवल तुर लिखकर आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुर, तो अरहर दूसरी प्रमुख दलहनी फसल है। क्या है, दूसरी प्रमुख दलहनी फसल है, ठीक है, दूसरी प्रमुख दलहनी फसल है। इसे लाल चना, इसे क्या कहते हैं, ये आप नाम याद रखिएगा, लाल चना, इसे क्या कहते हैं, लाल चना कहते हैं। इसका एक और नाम है, उसे क्या कहते हैं, लाल चना के साथ साथ पिजन पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिजन पी कहते हैं। ये दो फैक्ट आपको अरहर के विषय में बस जानना है कि इसे लाल चना कहते हैं और इसे पिजन पी कहते हैं। ये दूसरे नंबर की दलहनी फसल है, मुख्य रूप से पिजन पी के नाम से जाना जाता है। इसका जो बोया हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है, 2%, और चने का कितना था, 2.8%, लगभग 1% की यहाँ पर कमी पाई जाती है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं चना उत्पादन में। तो चना में आप जैसे जान लीजिए, चना उत्पादन में सबसे आगे कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। वहां पर चना उत्पादन में क्या है, मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद आगे क्या आएगा आपका, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, और तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, और फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाता है यूपी। ये आपको याद करना है, क्या करना है, याद करना है। यूपी वाला डाटा तो जरूर याद करिएगा। अगर 5 नंबर तक यूपी कहीं भी दिखता है तो वो चीजें आपको थोड़ी बहुत दिमाग में होनी चाहिए। चने पे चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, यूपी आ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अरहर की बात करते हैं। तो अरहर उत्पादन में अभी तक क्या था, महाराष्ट्र आगे था, परंतु लेटेस्ट डाटा के अनुसार कर्नाटक आगे हो गया। तो उत्पादन में क्या होगा, उत्पादन में, अरहर के उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटक, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, क्या आएगा, मध्य प्रदेश, फिर उसके आगे आता है गुजरात, और 5वें नंबर पे क्या आएगा आपका, यूपी आएगा। क्या आता है, यूपी। तो ये क्रम, तो आपके अरहर में 5वें नंबर पे, चने पे चौथे नंबर पे। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए दलहन के विषय में। उसके बाद आपका है कि मसूर उत्पादन में विभिन्न राज्यों का क्रम। तो मसूर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, अभी तक मसूर में सबसे आगे आपका उत्तर प्रदेश था। अभी तक का मतलब 4-6 महीने पहले तक, लेकिन जब लेटेस्ट डाटा आपका आया तो अब क्या हो गया, मध्य प्रदेश सबसे आगे हो गया और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे हो गया मसूर में। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे, बिहार चौथे नंबर पे। मूंग उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। मूंग उत्पादन में, मूंग में राजस्थान
राजस्थान आपका सबसे आगे है। ये थोड़े थोड़े पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उड़द उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उड़द वाला आप याद रखेंगे। मसूर वाले पे दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। मसूर, जैसे मसूर को मसूर भी कहते हैं, तो मसूर में सबसे आगे एमपी हो गया, फिर यूपी हो गया। लेकिन उड़द में आपका क्या है? यूपी सबसे आगे है। तो यूपी वाला जरूर याद करिए, जहां जहां यूपी हो। इतनी बात आपकी क्या होती है? दलहनी फसलों की होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ प्रजातियां हैं, तो वो प्रजातियां जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे सम्राट किसकी प्रजाति है? जैसे आपको आ जाए सम्राट प्रजाति किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? ये सम्राट प्रजाति किसकी है, तो आप बताएंगे चने की है या चना की प्रजाति है, ठीक है ना। चना की प्रजाति है। गरिमा अगर आ जाए, गरिमा क्या है? गरिमा अगर आ जाए तो ये आपकी मटर की प्रजाति है। क्या है? मटर की प्रजाति है। आपकी गरिमा जो प्रजाति है वो किसकी है? मटर की प्रजाति है, ठीक है ना। अपड़ी ऐसे लिखिए, अपड़ी या अपनी, ये किसकी है? ये भी मटर की प्रजाति है। परंतु ये जो प्रजाति है पत्ते रहित है, मतलब इसमें पत्ते नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होती है? मटर की जो छीमी होती है वो होते हैं, इसमें पत्ते नहीं होते हैं, ठीक है ना। अपड़ी प्रजाति में ये मटर की एक प्रजाति है जिसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आप अरहर के कुछ लिख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, अरहर के पूछे जाते हैं वो प्रजाति। बस फिर यहाँ से क्लास आपकी ओवर होती है। तो क्या लिखेंगे अरहर के? जल्दी से मैं बात को बता देती हूँ अरहर वाले, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। अरहर की कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि कई हैं महत्वपूर्ण प्रजातियां। क्या है? अरहर की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां। तो सबसे पहले अरहर की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में क्या लिखेंगे? मालवी चमत्कार, मालवी चमत्कार। क्या लिखेंगे? मालवी चमत्कार। ये इसकी प्रजाति है। क्या है? मालवी चमत्कार हो गई आपकी। फिर उसके बाद अमर हो गई। क्या है? अमर, ये अरहर की एक प्रजाति है। आजाद, क्या है? आजाद, ये भी एक अरहर की प्रजाति है। और फिर उसके बाद बहार, क्या है? बहार। और अगला एक लास्ट है मालवीय विकास। ये क्या है? ये अरहर की प्रजातियां हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आप पढ़ भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा, और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपके ऊपर सारा डिपेंड है। आप कहीं से भी पढ़ें, जरूरी नहीं हमारे चैनल से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, पर चीज़ें पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसे आप लोग देखें, जिससे आप लोगों को जानकारी रहे। तो अरहर की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में जैसे मालवी चमत्कार, अमर, आजाद, बहार, मालवी विकास, ठीक है ना। इतनी क्या है आपकी अरहर की प्रजातियां हैं। चना की प्रजाति क्या बताई थी मैंने? सम्राट बताई थी। मटर की प्रजाति मैंने गरिमा बताई थी। और एक आपकी मटर की प्रजाति अपनी है, जो पत्ते रहित, मतलब उसमें पत्ते नहीं होते हैं, या उसमें केवल क्या होती है? डायरेक्ट आपकी जो छीमी होती है मटर की वो होती है। तो ये आपकी बात हो गई मोटी मोटी दलहन की। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। मैंने दलहन की बात कही थी, आज मैंने आपको दलहन पढ़ा दिया। आगे इसके आगे जो भी कुछ होगा मैं आपको बताती हूँ बहुत ही जल्द। आगे आपको क्लास में मिलती हूँ अगली क्लास पर। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और सिर्फ अपना ही ध्यान रखिएगा। दूसरों के भरोसे बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि लोग मतलब के समय याद करते हैं, और अगर आपको लोग मतलब के समय याद कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली भी हैं कि लोग आपको तब याद करते हैं जब आपके उनके आसपास कोई नहीं दिखता। तो किसे याद कर रहे हैं? आपको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, कर यूपीएससी ज्ञान दैनिक को विजय।